हम करेंगे अपना टॉपिक ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो होता क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स है, जैसे दो बॉडीज हैं, है ना। इनका मास मान लिया मैंने m1 और m2 इनका मास है, और इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस मैंने मान लिया r है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि कोई भी चीज जिस पे मास है और जिसके बीच में डिस्टेंस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है ग्रेविटी का? इसका एग्जांपल आप समझे, प्लैनेट्स, सन एंड प्लैनेट। सन ने जितने भी प्लैनेट को अपने आसपास पकड़ के रखा है, या फिर अर्थ और मून, है ना, या फिर एप्पल फॉल्स। जो एप्पल फॉल्स है ना, बोलते हैं एप्पल गिरा तो ग्रेविटी की डिस्कवरी हुई। तो एप्पल गिरना तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी का, वो खुद में ग्रेविटी नहीं है। हर चीज, जैसे मैं भी हूं अभी, मैं हम जो भी चीज इस पे मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और इसका फोर्स का फॉर्मूला, अब इन अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए तो इसके बीच में फोर्स होगी। तो इसकी जो फोर्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आई। या फिर ये फोर्स आप ये समझ लो, फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मास पे एक तो, दूसरा ये डिपेंड करती है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो इन दोनों को मिलाने से फॉर्मूला क्या बन जाता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल जी, जो कैपिटल जी है, ये क्या होता है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इसकी यूनिट है। ऐसा यूनिट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी चेंज नहीं होती पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही, पूरे यूनिवर्स पे इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये कभी भी दो बॉडीज अगर एक दूसरे को अटैक करेगी तो ग्रेविटेशन की फोर्स लगती है। ग्रेविटेशन की फोर्स के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए ग्रेविटी फोर्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, इट इज अ वीक फोर्स। एक बहुत वीक फोर्स होती है, ठीक है। दूसरा, वीक फोर्स क्यों है कि जैसे सपोज करो पेन है, एक मैंने पेन उठा रखा है हाथ में, तो मैं अर्थ के अगेंस्ट उठा पाता हूँ, है ना। एक तो ये वीक फोर्स होती है। दूसरा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ अट्रैक्ट करती है, रिपल्स नहीं करती कभी भी। हाँ, ऑलवेज अट्रैक्टिव, नॉट रिपल्सिव लिख सकते हो। ये कभी भी दूर नहीं फेंकती चीजों को, सिर्फ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एक तो ये वीक फोर्स है, एक ही ऑलवेज अट्रैक्टिव है, और तीसरा डू नॉट रिक्वायर या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडिपेंडेंट ये ना हम आगे न्यूमेरिकल में भी काम आता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब है इसको कोई लेना देना नहीं है कि इन दोनों बॉडी के बीच में क्या चीज है, हवा है कि वैक्यूम है, या पानी है कि पत्थर है, जो भी है कोई मैटर नहीं करता आपके बीच में कुछ भी हो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये सेम चलती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इसके आगे अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना एक चीज है, कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, आपने देखा होगा। इन दोनों के अंदर बहुत अच्छे से हमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ठीक है। इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं इस फॉर्मूले में, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जो भी हमने डिराइव किया है, ठीक है। जबकि जो स्मॉल डी है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूज हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्री फॉल में। फ्री फॉल का मतलब होता है
जब कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरा हो आप या नीचे से ऊपर फेंकोगे ना, जब कहाँ पे, कहाँ पे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, अर्थ से। जब भी आप अर्थ से किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो या कोई चीज अर्थ की तरफ आ रही है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में, तो अर्थ उसको खींचता है। इस मोशन में जो एक्सेलरेशन लगता है इसको हम स्मॉल जी बोलते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड चेंज होना, है ना, या वेलोसिटी चेंज होना। क्योंकि कोई भी चीज जब ऊपर से फेंकोगे वो अपने आप उस बिना इंजन के स्पीड बदल रही है। भाई एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी ऐसे चल रही है, लेफ्ट राइट, है ना, हॉरिजॉन्टल, तो इसको तो इंजन स्पीड दे रहा है। लेकिन जो जो आप कोई भी चीज को ऊपर फेंक रहे हो या नीचे फेंक रहे हो, इसको कोई इंजन स्पीड नहीं दे रहा नीचे आते हुए, खासतौर पे इसको कौन स्पीड दे रहा है, अर्थ स्पीड दे रहा है। तो वो जो स्पीड देता है या एक्सेल चेंज करता है एक्सेलरेशन, उसको जी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फर्क पता होना चाहिए दोनों में क्या है। जबकि ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में काम करता है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, ओनली ऑन अर्थ, ये सिर्फ अर्थ के लिए है स्मॉल जी की वैल्यू, जबकि ये जो है पूरे यूनिवर्स के लिए है, इट इज यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में काम करती है। इसके अलावा, इसके अलावा फिर से लिख देता हूँ मैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो अ, ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये चेंज होती है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये ना हमने वैल्यू तो ले ली इसकी 9.8 या 10, लेकिन ये वैल्यू जो है ना एग्जैक्ट नहीं होती, ये अर्थ पे भी चेंज हो जाती है। जैसे अर्थ पे भी अगर आप, अर्थ के ऊपर भी अगर आप इक्वेटर और पोल पे जाओगे ना, इक्वेटर और पोल, इक्वेटर और पोल समझ रहे ना, अर्थ के जो दो एंड है, ये अर्थ पे इसको पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये जो बीच की लाइन है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो क्योंकि अर्थ एक स्फीयर तो है नहीं, अर्थ का रेडियस बदलता रहता है, तो इसलिए इक्वेटर और पोल पे भी जी की वैल्यू बदल जाती है। तो जब ये वैल्यू अर्थ पे ही बदल रही है, तो ये जैसे मून पे अलग वैल्यू होती है इसकी, लेकिन जो जी है इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू डज नॉट चेंज एनीवेयर, ये कहीं पे भी बदलती नहीं है, इट डज नॉट चेंज एनीवेयर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है बात। ठीक है, इस ये वैल्यू कहीं भी नहीं बदलती, ना तो अर्थ पे ना अर्थ के बाहर। ठीक है, इसीलिए, इसीलिए जब हम अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल ज़्यादा, जैसे अभी तक जो हमने पुराने स्टैंडर्ड में बेसिक्स में देखा होगा, बेसिक्स में हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये ध्यान रखना है, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अभी आपको डिटेल में जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, या क्यों होता है तो बता दिए कि हम यूज़ क्यों करते हैं, बात ध्यान रखनी है आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि जो स्मॉल जी है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमने जो 9.8 या फिर जो 10 हम लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्यों लेते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट बातें इसके बारे में जो हमें चाहिए एग्जाम के लिए अपने। ठीक है, तो होता क्या है कि कि सपोज करें कि एक बॉडी है अर्थ के ऊपर। एक तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए हम अर्थ पे किस तरह से खड़े होते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखना है, सपोज अर्थ एक क्रिकेट की बॉल है और आप इसमें हर तरफ से पिन इंसर्ट कर दें, है ना, हर तरफ से, तो कुछ पिन ऐसी होंगी जो अभी उल्टी होंगी, कुछ पिन ऐसी होंगी जो सीधी होंगी, कुछ पिन ऐसी होंगी जो साइड से टेढ़ी होंगी। तो जो भी पिन है ना, आप ये समझते हैं पिन क्या है, ह्यूमंस है, पर्सन्स, ह्यूमंस। तो हम इस पे ऐसे खड़े होते हैं, है ना। अगर मैंने अर्थ के ऊपर से या ऊपर से कोई चीज सपोज करो अर्थ की तरफ आ रही है, ऊपर से वो गिर गया, सेब गिरा और वो अर्थ की तरफ आ रहा है, तो इस टाइम इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रही है ना। एक तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, तो इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे जी तो फिक्स है, कॉमन है, ये m मास ऑफ अर्थ हो गया क्योंकि एक चीज अर्थ है,
और m2 मैंने मास ऑफ एप्पल ले लिया, ए लिख लेते हैं इसको, यानी जो भी सेब गिरा, डिवाइड बाय आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्योंकि होता क्या है कि आप इससे कितना भी ऊपर हो, अर्थ का रेडियस इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके आगे ये वैल्यू 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट, 100 फुट बहुत छोटी होती है। ठीक है, इवन 1 किलोमीटर ऊपर से भी आप गिरोगे तो भी बहुत छोटी वैल्यू है। इसीलिए इसीलिए हमने रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया जनरली जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या है, इसके अंदर चेंजेस ही हमें देखना है। क्योंकि होता क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए मैंने पहले बोला कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि हमने इस हाइट को कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा, यही इसी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, एम ए। तो ये मास ऑफ एप्पल हो गया, क्योंकि एप्पल के ऊपर फोर्स लग रही है। एक तो एप्पल का मास होगा, और एक्सेलरेशन इसके ऊपर जो लग रही है वो जी है, यानी अर्थ की वजह से जो जी स्मॉल जी हम निकालते हैं। अब होता है क्या है, ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो क्या होगा, एफ जी और एफ ए दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी जी एम ई एम ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर किसके इक्वल है, एम ए मल्टीप्लाई बाय जी। तो मास ऑफ एप्पल से मास ऑफ एप्पल कटेगा, तो यहाँ से जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू मेरे को मिली जी, जो फिक्स है, एम ए यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब है क्या, इसमें सारी वैल्यूज फिक्स हैं, कांस्टेंट है, जी भी फिक्स है, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है वो इंडिपेंडेंट होती है अपने मास के, यानी एक्सेलरेशन ऑन बॉडी, बॉडी व्हेन फॉलिंग ऑन अर्थ या फिर अर्थ से दूर जाते हुए, जब वो जो एक्सेलरेशन बॉडी भी होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, इज इंडिपेंडेंट इट्स मास। ठीक है, आप कितनी भी भारी या हल्की चीज को फेंको, अर्थ उसको उतनी ही ताकत से खींचता है, एक्सेलरेशन से। आप ये कह सकते हो कि अर्थ कोई भी भेदभाव नहीं करता किसी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब हमने इसकी वैल्यू देखी है तो रेडियस ऑफ अर्थ जो लिखा, तो ये जो हाइट है ना, हमने इसको कंसिडर नहीं किया है ना, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यही चीज आगे इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो अगर मैं इसको विदाउट हाइट कंसिडर करे करूं, अगर मैं इसको विदाउट हाइट कंसिडर करे इसकी वैल्यू निकालूं, तो हमारे पास जो जी है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमारा जो मास ऑफ अर्थ है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू में आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो ये हाइट थी, एप्पल जिस हाइट से गिरा, इसको कंसिडर नहीं किया अभी। ठीक है, अब अगर मैं इस हाइट को कंसिडर कर लूं, है ना, अगर मैं इस हाइट को कंसिडर करूं, तो फिर हमारी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब देखो, ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये बेसिकली हमने कैलकुलेट की है इस हाइट को नेग्लेक्ट करके। ठीक है, अब हमको यही करना है कि अगर हम इस हाइट को भी साथ में ले लें, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो कैसे हमारी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है, एक तो एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर चला जाऊं तो इस जी की वैल्यू में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कर चुके हैं, अभी हमने ऊपर किया था, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं इसके अंदर हाइट को बढ़ा दूं, तो बस अगर इसमें हम हाइट को इंक्लूड कर लें, है ना, तो आपको क्या करना है, जो ये हमने जब ये नॉर्मल केस था, देखो यहीं पे मैं बना देता हूँ, इसकी ये फॉर्मूला कैसे आया था, जब हमने किसी चीज को ऊपर से फेंका था, लेकिन हमने सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ को कंसिडर किया था, इस हाइट को कंसिडर नहीं किया था। तो अगर मैं हाइट को इंक्लूड करूं, तो जो डिस्टेंस है बॉडी के और अर्थ के बीच में वो कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। तो मेरा जो जी का फॉर्मूला है ये चेंज होके क्या हो जाता है, जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये रहा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि ये फॉर ग्रेटर हाइट होता है। ग्रेटर हाइट मतलब ज्यादा वैल्यू हो जब हाइट, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यूज भी होगा। ठीक, अगर हम स्मॉल हाइट के लिए लें,
अगर हम इसी को स्मॉल हाइट के लिए लें तो होता क्या है कि जब हम इसके अंदर स्मॉल हाइट कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह लगा के ये जो हमारा फॉर्मूला है ये चेंज होके हो जाएगा जी, जी डैश लिख लेते हैं इसे, है ना, नया जी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा, या फिर जी एच लिख देते हैं, जी एच, ठीक है, जी एच यानी किसी हाइट पे जी। तो जो हमारा जी एच है वो क्या हो जाता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाने से जी मल्टीप्लाई बाय 1 - 2h/RE। तो ये नॉर्मल जी से ही इतना वेरिएशन दिखाता है। हालांकि हमको ये कन्वर्जन कैसे आया वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें लगा कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको ज़रूरी नहीं है। हमको बस ये जानना है कि ग्रेटर हाइट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। और जब हम उसको फॉर स्मॉल हाइट्स ले लेते हैं तो स्मॉल हाइट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम तो ये यूज़ होता है, लेकिन ये भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा जी का वेरिएशन कैसे कैसे होता है जब हम हाइट पे जाएंगे। सिमिलरली जब हम किसी डेप्थ पे जाएंगे, एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी, है ना, इनसाइड दी अर्थ। अगर हम इनसाइड द अर्थ की बात करें तो जनरली हमको ये लगेगा कि वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर मैं अर्थ के अंदर चला गया तो अर्थ के सेंटर से मेरी दूरी कम हो रही है और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये मिथ है, ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जी की वैल्यू कर, तो अगर आप देखें तो जी की वैल्यू जो है मैक्सिमम कहाँ होती है, सरफेस पे, ठीक है। अगर आप ऊपर चले जाएंगे, अबव चले जाएंगे, तो जी की वैल्यू लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप नीचे आ जाएंगे डेप्थ में तो भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम सरफेस पे ही होती है। और अगर डी डेप्थ पे चले जाएं, ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हालांकि काफ़ी लंबे प्रोसेस से जाके गुजर के आता है, लेकिन हमें वो मैटर नहीं करता एग्जाम के लिए। तो हमारी जी की वैल्यू जो डेप्थ पे आती है वो आती है जी मल्टीप्लाई 1 - d/RE। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे थोड़े थोड़े देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूले। इसमें स्मॉल हाइट और ग्रेटर डेप्थ या स्मॉल डेप्थ का कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि इसमें यह है कि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके डेरिवेशन हम लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट है नहीं, और अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम आगे उसको देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेप्थ का मतलब है कि आप अर्थ से कितनी अंदर जा रहे हैं, है ना, ये डी डेप्थ हो गई, ठीक।